मित्रों, हिंदी का यह महत्वपूर्ण वीडियो जितने भी ऑनलाइन प्रश्न सरकार के द्वारा दिए गए हैं और जो मार्केट में जितने भी गैस क्वेश्चंस पब्लिश्ड हैं उन सब के बेस पर आधारित है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आप स्काइप ना करें और ध्यान से इन प्रश्नों और उनके सामान्य उत्तरों को भी आप देखते जाएंगे। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? यह पाठ प्रश्न जो है यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। आपके सुविधा के लिए जितने भी गैस क्वेश्चंस हैं इसको पाठ के आधार पर सीरियली दिया गया है, जिसे आपको बुक से भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो लेखक विडंबना की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जाति प्रथा अत्यंत समस्या का रूप ले चुका है, जिसके कारण देश की उन्नति में भी समस्याएं आ रही है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है। प्रश्न है कि विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो यह उत्तर भी उससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषकों का क्या कहना होता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा के पीछे कारण है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा श्रम विभाजन पर ही आधारित है और इससे बेरोजगारी होती है। क्यों? तो श्रमिक की रुचि और अरुचि, श्रमिक की क्या रुचि है और क्या उसमें रुचि नहीं है, इस व्यवस्था का इसमें कोई महत्व नहीं है। श्रमिक में किसी कार्य के प्रति अरुचि हो तो वह उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से नहीं करता है। इस स्थिति में वह बेरोजगार हो जाता है और यही बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या विशेषताएं आवश्यक है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न 2 अंकीय होते हैं। तो ये पाठ से आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि यह भी उसी आधार पर है जो प्रथम प्रश्न से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है दूसरे लेसन से 20 के दांत। 20 के दांत जो बहुत प्रमुख कहानी है हिंदी में, जो गोधुली भाग 2 का एक महत्वपूर्ण पाठ है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, उनके क्या नाम है? यह प्रश्न इसके पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि सेन साहब की 5 बेटियां थी। उनके नाम क्या थे? तो जो नाम आपको बुक में दिए गए हैं आप उनके नाम आसानी से लिख सकते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा सेन साहब का इकलौता बेटा था। उसे बेटियों के विपरीत सेन साहब ने बहुत अधिक छूट दी थी और वह जीवन के नियम और घर के नियम के मामलों में भी अपवाद था। इस तरह आप आराम से 2 से 3 वाक्य में उत्तर देकर अपने अंक को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 20 के दांत कहानी का सारांश, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो सारांश लिखना सबसे आसान होता है। यह भी 5 अंकीय प्रश्न है। सारांश लिखना अत्यंत आसान इसलिए है कि आप कहानी पढ़ लें और कहानी पढ़ने के बाद प्रारंभ से अंत तक आपको जो भी टॉपिक जहाँ से भी याद होता है उसे सिलसिलेवार लिख दें। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते क्रम में जो भी आपको याद है आप वो लिख दें। यह कहानी का सारांश हो जाता है। यह 5 लाइन भी हो सकता है, 10 लाइन भी हो सकता है, 15 लाइन भी, वह आपके मेमोरी पर निर्भर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण क्या था? तो यह उत्तर भी आप पहुंच रहे होंगे उत्तर के पास ही कि इन दोनों के बीच में
झगड़ा क्यों होता था। तो कासू जो है वह सेन साहब का के यहाँ जो ड्राइवर था उसका लड़का था और खोखा उनका बेटा था। तो मदन जो है ड्राइवर का बेटा था, सॉरी। तो मदन एक दिन लट्टू चला रहा था और कासू तो बिगड़ा हुआ था ही, वह जाकर लट्टू उससे छीनने की ज़बरदस्ती कोशिश करने लगा, जिसके कारण दोनों में झगड़ा हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है लेसन 3 से, भारत से हम क्या सीखें। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो आप जानते हैं कि भारत से हम क्या सीखें पाठ मैक्स मूलर के द्वारा रचित है। मैक्स मूलर ने इसमें भारतीय परंपराओं का अत्यंत उत्कृष्टता से चित्रण किया है। उन्होंने इस चीज़ को अत्यंत उत्कृष्टता से चित्रण किया है कि अगर आपको ज्ञान वास्तविक रूप से पाना है तो आपको संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राचीन और नवीन सभी प्रकार के ज्ञान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हो सकते हैं, जहाँ प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय संस्कृति, भाषा, रहन सहन सभी के प्राचीन अवशेष मौजूद हैं, जो शहर में नहीं मिलते हैं। पुनः प्रश्न है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, यह पाठ के अंदर से प्रश्न है कि जो लोग अध्ययन में अनुसंधान और खोज की इच्छा से भारत आते हैं, वैसे पश्चिमी देश के लोग भारत में सिकंदर के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार सिकंदर ने भारत में आकर संबंध स्थापित किया, वैसे ही वे लोग भी यहाँ आकर यहाँ के ज्ञान से संबंध स्थापित करते हैं। एक प्रश्न इससे भी रिलेटेड आता है कि यह वास्तविक लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। तो लेखक वास्तविक इतिहास कहने का अर्थ है कि इतिहास अपने आप में बहुत सारी परंपराओं को संयोज कर रखता है, इसीलिए विश्व का कोई भी देश अपने आप में संपूर्ण इतिहास नहीं है। इसका साहित्य भंडार भाषाओं के साहित्य से कम समृद्ध नहीं है, इसीलिए अगर इतिहास जानना हो तो हमें उस देश के साहित्य पर ध्यान रखना होता है। इस प्रकार यह पाठ भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेसन 4 से, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न है, लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। यह प्रश्न 2 अंकीय है, जो परीक्षाओं में 2 अंक के आते हैं। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो आप जानते हैं मनुष्य बार बार नाखून अपने पाशविक प्रवृत्ति को दूर करने के लिए काटता है, क्योंकि वह अब पशु नहीं है बल्कि एक सुसंस्कृत मानव हो चुका है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति यह याद दिलाती है कि हम पहले पशु थे, जो वर्तमान समय में मानव के रूप में आ चुके हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक क्या बतलाते हैं। स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक क्या बतलाते हैं। तो स्वाधीनता शब्द का अर्थ कहते हैं अनअधीनता, लेकिन भारत के लोग स्वाधीनता के रूप में इसे अर्थ ग्रहण करते हैं, और यह हमारे प्राचीन संस्कृति और संस्कारों का परिणाम है। इसलिए हम स्व शब्द को नहीं भूलते हैं। स्व प्लस अधीनता, यानी स्व के बंधन से हम मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अपने अधीन रहना स्वाधीनता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ 5। नागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो नागरी लिपि में अक्षर की स्थिरता आने के लिए आपने नागरी लिपि पाठ का अध्ययन भी किया होगा कि नागरी लिपि के टाइप बनने और पुस्तक छपने से इसमें स्थिरता आ गई, जो पहले नहीं होती थी। प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, जो कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछ चुका है।
तो यह विदेशी थे जो भारत में 8वीं सदी के पूर्वार्ध में आकर बसे और बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। इन्हीं में राजा मिहिर भोज और महेंद्रपाल बहुत प्रमुख हैं जिनका नाम इतिहास में भी आता है। एक प्रश्न अंदर से है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? नंदी नागरी देवनागरी को ही कहा जाता है। पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट राजाओं के समय नांदी नगरी की लिपि होने के कारण इसे नांदी नगरी के नाम से जाने लगा, जो पहले स्थान सूचक था। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं? तो नागरी को ही देवनागरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि पहले यह किसी क्षेत्र विशेष की भाषा थी जो बदलते समय में संपूर्ण देश में फैल गई। मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित और भी मटेरियल हिंदी संस्कृत में उपलब्ध हो सके। आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए इसके गद्य को इसमें दिया गया है, पद और वर्णिका को दूसरे वीडियो में अपलोड किया जा रहा है, आप उसके लिंक को भी नीचे देख सकते हैं। पाठ 6 से बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो यह तो बहुत आसान अध्याय है जिसे आपने पढ़ा होगा कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा। तो एक दिन उसकी माता गुस्से में थी क्योंकि इसने किसी पशु को मारा था। इसके कारण इसकी माता गुस्से में इसको मार मार कर अधमरा कर दी, जिसके गुस्सा में यह घर से भाग गया था। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो आप जानते हैं कि जब बहादुर आया था तो उसे बहुत प्यार और सम्मान घर में मिलता था क्योंकि वह ईमानदार और कर्मठ नौकर था। बदलते समय में उसे घर के लोग परेशान करने लगे, इनका बेटा उन्हें गाली देने लगा और एक दिन अंत में कन्फ्यूजन का शिकार होकर लेखक ने इसे एक झापड़ लगाया, जिसके कारण यह दुखी होकर लेखक का घर छोड़कर चला गया। बहादुर के चले जाने पर सबको पश्चाताप क्यों होता है? तो आप जान गए कि बहादुर कर्मठ और ईमानदार नौकर था। वह किसी प्रकार का चोरी घर में नहीं किया करता था और अपने काम को भी ईमानदारी से करता था। उसके चले जाने के बाद सबको लगा कि अब उन्हें ऐसा अच्छा ईमानदार नौकर नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उन सबको पश्चाताप होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है। तो बहादुर कहानी को पढ़ने से मैंने चर्चा कर ही लिया कि आपको सारांश के अंतर्गत जो भी टॉपिक ऊपर से याद होते हैं आप उसे लिख दें, यही उसका सारांश होता है। दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है इससे रिलेटेड, बहादुर का वर्णन करें। बहादुर का वर्णन का अर्थ है कि आपने बहादुर को जो ऊपर से नीचे तक जो भी उसके बारे में पढ़ा, जो समझा, आप उसे लिख दें। बहादुर कैसा था, कहाँ का रहने वाला था, लेखक के यहाँ को कैसे मिला, लेखक के यहाँ वह कैसे काम करता था और क्यों छोड़कर गया। इतना लिख देने से आपको बहादुर का वर्णन स्पष्ट हो जाएगा। पाठ 7, परंपरा का मूल्यांकन। आप समझ गए होंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप निश्चित रूपेण इसका अध्ययन करें क्योंकि आपको इसके साथ उत्तर भी दिया गया है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे आवश्यक है और क्यों? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों? तो परंपरा का ज्ञान जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और लकीर के फकीर न बनकर रूढ़ी तोड़कर क्रांति लाना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास हो सकता है। यह भी 2 अंकीय प्रश्न है, जबकि बहादुर कहानी का शीर्षक जब आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे तो यह 5 अंकीय प्रश्न होते हैं। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अस्थायी कैसे होते हैं? तो राजनीति तो समय समय पर बदलता हुआ स्वरूप को दर्शाता है, जबकि साहित्य में जो एक बार स्वरूप लिख दिए जाते हैं वह बहुत दिनों तक उसमें बना रहता है। जैसे रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंग आज भी सुनाई देती है। जब किसी देश का राजनीतिक वैभव समाप्त हो जाता है तब भी वहाँ के कवि साहित्यकार संस्कृति के आकाश में चमकते नजर आते हैं। इसलिए साहित्य के मूल्य अस्थायी होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, जित जित मैं निरखत हूँ, पाठ 8 से। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज के क्या संबंध हैं? आपको याद आ गया होगा, आपने इस लेसन को पढ़ा होगा। लखनऊ और बिरजू महाराज के क्या संबंध इसके अंतर्गत हैं? तो लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर यानी इनके पिताजी का घर है, और रामपुर के नवाब के यहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे, और रामपुर से ही इनके नृत्य की भी शुरुआत हुई थी। इसलिए लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया था इन्होंने? तो आप जानते हैं कि रामपुर के नवाब बिरजू महाराज के नृत्य से खुश होकर इन्हें 6 वर्ष की अवस्था में ही उनकी नियुक्ति तनख्वाह पर कर दी, जबकि पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरी तरह यह भी तनख्वाह पर उनकी नौकरी करे। फलतः उन्होंने विरोध किया कि नहीं, मेरा बेटा आपके यहाँ नौकरी नहीं करेगा। इसी गुस्से में रामपुर के नवाब ने पिता और पुत्र दोनों को नौकरी से हटा दिया। बाद में इससे खुश होकर उन्होंने भगवान को लड्डू चढ़ाया कि बला तो टला। प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन हैं? बिरजू महाराज के गुरु कौन हैं? तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। उनके पिता और चाचा दोनों ही कथक नृत्य में कुशल थे। आप हमेशा याद रखेंगे, ये कथक नृत्य में कुशल थे। बिरजू महाराज को शिष्य बनाने के बदले 500 रुपये लिए थे और उन्हें गांडा बांधा था। यही गांडा से रिलेटेड भी जब प्रश्न आता है तो आपको उत्तर इसी रूप में देने होते हैं। पाठ 9, आविन्यों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो आप तो जान गए होंगे कि आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित एक पुराना शहर है। बस इतना लिख देने से आपके 2 अंक क्लियर हो जाएंगे। ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज एक इमारत है। ला शत्रुज एक इमारत है जो आविन्यों के पास ही स्थित है, जो पहले पोप की राजधानी थी, जो पहले पोप की राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? तो आपने जब आविन्यो पढ़ा होगा तो उसके नीचे एक कविता के रूप में कहानी दी हुई है, उसी से यह प्रश्न है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर से यह प्रश्न है कि क्या समानता विषमता है? तो मानव धैर्यवान होता है तो पत्थर भी प्राकृतिक आपदाओं को सहकर अपने धैर्य का परिचय देता है। विषमता में मनुष्य प्रार्थना में सिर झुकाता है लेकिन पत्थर नहीं झुका सकता। मनुष्य का दिल पसीजता है पर पत्थर का नहीं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नेक्स्ट प्रश्न है जो पाठ से बहुत महत्वपूर्ण है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो लेखक अनुभव करते हैं कि जल स्थिर है और तट ही वह रहा है, तट ही जो है बह रहा है। नदी के पास होना लेखक को नदी हो जाने जैसा अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि यह भी नदी हो गए हैं और नदी की तरह इनका जीवन भी लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है मछली। मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? तो एक मछली पिताजी से मांगकर कुआं में डालकर फिर उन्हें खेलने की अभिलाषा थी। वो लोग चाहते थे कि मैं मछली पालूं, यही उनकी अभिलाषा थी। पिताजी किससे नाराज़ थे और क्यों थे? पिताजी किससे नाराज़ थे? तो पिताजी लेखक से नाराज़ थे। क्यों? तो लेखक ने दीदी से मछली के काटे जाने की बात बता दी थी और दीदी मछली के काटे जाने की बात सुनकर सिसक सिसक कर रो रही थी, इसलिए पिताजी लेखक से नाराज़ हो गए। अच्छा, मछली कौन खाता था? यह बहुत प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, जो बराबर आपकी परीक्षाओं में आते हैं। मछली कौन खाता था? तो मछली लेखक के पिताजी खाते थे और उसे घर में भग्गू बनाता था। दीदी का चरित्र चित्रण, अब तो यह तो अत्यंत
सामान्य क्वेश्चन है कि दीदी अत्यंत ही कोमल स्वभाव की लड़की थी, वह अहिंसक थी, जिसके कारण जब मछली की बात उन्होंने सुना तो वह सिसक सिसक कर रोने लगी। इसमें एक प्रश्न आता है महत्वपूर्ण, कहानी के शीर्षक की सार्थकता। तो मछली कहानी पढ़कर आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे वो लिख देंगे कि इसका नाम मछली क्यों पड़ा। तो कहानी प्रारंभ मछली से ही होता है और अंत भी उसके काट कर बन जाने पर समाप्त होता है, इसलिए कहानी का शीर्षक मछली सार्थक है। नेक्स्ट प्रश्न 11, नौबत खाने में इबादत। डुमरांव की महत्ता किन कारण से है? डुमरांव जगह का नाम है। यह भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है और शहनाई में लगने वाली रीढ़ जो नरकट से बनती थी वह डुमरांव में ही मिलती थी, इसलिए डुमरांव फेमस है। काशी संस्कृति की पाठशाला है कैसे? काशी संस्कृति की पाठशाला है तो आप जानते हैं, क्योंकि काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है और उसका एक अलग श्रेष्ठ इतिहास, संस्कृति और साहित्य है। यह व्याख्या में भी यह प्रश्न आता है, कभी 2 अंक के और कभी 5 अंक के व्याख्या में पूछे जाते हैं। जब व्याख्या में पूछे जाएंगे तो आप लिखेंगे कि यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, किस बुक से लिया गया है, उस और किस प्रसंग में यह कही गई है, तो आपको 5 अंक स्पष्ट हो जाएंगे। संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ है? तो संगीतमय कचौड़ी, बिस्मिल्लाह खां कचौड़ी के बहुत शौकीन थे और जब वो कचौड़ी खाने के लिए जाते थे तो उससे भी एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे इनको अपना संगीत स्मरण करने में सुविधा होती थी और रियाज भी हो जाता था। फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या आज फटी है तो कल सिल जाएगी का अर्थ। यह 5 अंकीय प्रश्न है, इसमें भी आपको लिखना है यह कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, यह किस प्रसंग में कही गई है। कि बिस्मिल्लाह खां कहते थे कि लुंगी खुदा किसी को खराब गला न दे, खराब स्वर न दे, क्योंकि लुंगी तो आज फटी है तो फिर कल सिल भी जाएगी या नहीं आ जाएगी, लेकिन सुर अगर एक बार फट जाए तो फिर दोबारा नहीं आ पाती है और वह मनुष्य बेकार हो जाता है। प्रश्न 12, शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध करने की क्षमता जिस शिक्षा में हो वही बढ़िया शिक्षा है। शिक्षा का अभिप्राय क्या है? तो शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी के अनुसार जब आप देखेंगे तो शिक्षा का अभिप्राय बच्चा का शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को प्रकट करना शिक्षा का अभिप्राय था। शिक्षा का ध्येय, नेक्स्ट प्रश्न है फिर, शिक्षा का ध्येय, यह भी मिलता जुलता है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी के अनुसार चरित्र निर्माण और स्वरोजगार होता था, जिस शिक्षा को ग्रहण करके हम कुछ न कुछ रोजगार करके अपनी जीविका चला सकें। अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों आवश्यक है? तो जब हम अपनी संस्कृति को समझते हैं तभी हम अपने देश की विशेषताओं को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी की संस्कृति को समझेंगे तो वह आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को कभी आत्मसात नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार के सामंजस्य को बेहतर मानते हैं? गांधी जी किस प्रकार के सामंजस्य को सबसे बेहतर मानते हैं? तो सामंजस्य का अर्थ होता है कि हम अपने साथ विदेशी परंपरा को भी समझें और समझकर उसके अनुरूप अपने कार्यों को करें। आपको मैंने कह दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके कारण इसके पद और वर्णिका के दूसरे भाग भी अपलोड किए जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।